आज हम बात करने वाले हैं द्विध्रुव के कारण किसी भी सामान्य बिंदु पर विभव का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसे कि यह क्या हो गया आपका एक विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू, जब दो समान परिमाण के आवेश जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू किंतु चिन्ह विपरीत हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पे स्थित होते हैं, तो ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब इसका केंद्र यदि ये O है तो ये दूरी हो जाएगी स्मॉल ए और ये भी हो जाएगी स्मॉल ए। अब इसके पहले के दो वीडियो में हमने क्या किए हैं कि हमने अक्ष पे निकाले और निरक्ष पे, मतलब कि अक्ष क्या होता है जो कि ऐसे गुजर के जाता है। अब यदि मुझे अक्ष के किसी भी बिंदु पे विभव का मान निकालना हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करता हूँ, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला का उपयोग करता हूँ, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। और यदि मुझे निरक्ष पे निकालना हो, निरक्ष के किसी भी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। लेकिन यदि मुझे कोई कह दे कि मुझे इस बिंदु पे निकालना है, या मुझे कोई कह दे कि मुझे इस बिंदु पर निकालना है, या कोई मुझे ये कह दे कि मुझे इस बिंदु पर निकालना है, या कोई भी बिंदु दे दिया जाए, तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वही टॉपिक है, किसी भी सामान्य बिंदु पर, मतलब चाहे कोई भी सामान्य अक्ष और निरक्ष को छोड़कर, तो किसी भी सामान्य बिंदु पर हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आपके विद्युत विभव का मान। आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हो गया आपका एक विद्युत द्विध्रुव, ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया आपका प्लस क्यू। ये हो गया इसका केंद्र O। अब हम क्या मान लेते हैं, वो बिंदु है आपका ये, वो बिंदु है आपका ये बिंदु P, जो कि हमारा सामान्य बिंदु है। इस द्विध्रुव के कारण इस सामान्य बिंदु P पर मुझे क्या करना है, विभव की गणना करनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस बिंदु P को केंद्र O से मिला दूंगा। इस बिंदु P को किससे मिला दूंगा, केंद्र O से मान लूंगा, और केंद्र O से जो बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी स्मॉल r हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है आपका इस बिंदु P को इस Q से भी मिला दूंगा और इससे भी मिला दूंगा, माइनस Q से। प्लस Q और माइनस Q दोनों को मैंने किससे मिला दिया, बिंदु P से मिला दिया। तो देखो, यदि मुझे इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर क्या देखना है, विभव की गणना करनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो विभव का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, V इज टू के क्यू बाय आर। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला। तो आपका Q तो क्या है, प्लस Q है। अब बात आ जाती है R की, कि R क्या होता है, इस प्लस Q से इस बिंदु P तक की दूरी। तो वो दूरी कौन सी है, ये वाली दूरी है, इसलिए मैंने यहाँ लाइन खींच दिया। उसी प्रकार से जब मैं इस माइनस के आवेश कारण देखूंगा तो यहाँ भी दूरी आएगी, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की क्या लेनी पड़ेगी, दूरी लेनी पड़ेगी। अब वो भी जो दूरी होगी हमारी यही होगी, इसलिए मैंने ये वाली लाइन को क्या कर दिया, इसे मिला दिया। अब यहाँ पर देखना, हम मान लेते हैं कि यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपका थीटा एंगल बन रहा है। जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। हाँ, अब देखना, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे मैं कितना मान लेता हूँ, R1, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना मान लेता हूँ, ये R2 है। ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण विभव का मान निकालेंगे। प्लस Q आवेश के कारण विभव, प्लस Q आवेश के कारण जो भी विभव है वो मैं मान लेता हूँ कितना है, हमारा V1 है। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K तो कांस्टेंट है, K आएगा। उसके बाद क्या आता है, आवेश। आवेश कितना है आपका, प्लस Q डिवाइड बाय प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R1। तो कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू K प्लस Q डिवाइड बाय R1, जिसे मैं लिख सकता हूँ KQ डिवाइड बाय R1। ये हो गया आपके V1 का मान। अब हम देखेंगे इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव वो मैं मान लेता हूँ V2 है। तो क्या हो जाएगा, K आवेश कितना है, माइनस Q डिवाइड बाय दूरी कितनी है, R2। दूरी कितनी है हमारी, R2 है। अब हम क्या कर लेते हैं, मेन अब जो हमारा काम है वो काम है इस R1 और R2 का मान निकालना। ये तो बस हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R2 है। लेकिन हमें इस R1 का मान भी निकालना होगा और इस R2 का मान भी निकालना होगा, और वो जैसे मान निकल जाएंगे उसे हम इसके स्थान पे रख देंगे और फिर इसके स्थान पे रख देंगे। तो बेसिकली हमारा अब पूरा फोकस किस पे रहेगा, R1 और R2 का मान निकालने पर। तो देखना, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इसे मैं क्या कर लूंगा, इसे आगे बढ़ा लूंगा। ये बढ़ा लिया आगे। अब ये आपका प्लस Q है और ये है आपका माइनस Q। मैं ये E को भी मिटा देता हूँ समझने के लिए। ये हाँ,
अब देखना, यदि कुछ इस प्रकार की आकृति बन रही हो और यहाँ पर जो एंगल हो वो बहुत ही छोटा हो, क्या हो, बहुत ही अल्प हो, बहुत ही छोटा हो, मतलब कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बहुत ही अल्प हो, तो यदि आप क्या करो, इस रेखा, ये वाली जो रेखा है इससे यहाँ पर लंब डालोगे तो जो ये वाली रेखा है ना वो इसके बराबर होगी, ये बात। यदि इस प्रकार की कुछ आकृति है और यहाँ पर एंगल यदि बहुत छोटा है, हाँ एंगल बड़ा रहा तो ये सब सत्य नहीं होगा, यदि एंगल बहुत छोटा है तो यदि आप इस रेखा से यहाँ पर लंब डालोगे तो ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी बन रहा है, देखो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है, बहुत ही अल्प बन रहा है। तो यदि मैं, देखो इसी प्रकार का है, ये थोड़ा लंबा है, ये भी थोड़ा लंबा है और ये थोड़ा छोटा है, तो यदि मैं यहां से यहां पर क्या डालू, लंब डालू, क्या डालू, ऐसे लंब डाल दूं तो जो ये वाली जो भुजा का मान है किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगा, यहां तक की भुजा के बराबर हो जाएगा। ये पूरा बराबर नहीं होता, केवल यहां से यहां तक का भाग इसके बराबर होता है जहां तक हम लंब डालते हैं। तो उसी प्रकार से ये वाला जो भाग है पूरा वो किसके बराबर हो गया, इस भाग के बराबर हो गया। अब देखो मैं नाम दे देता हूँ, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है इसे मैं नाम दे देता हूँ ए और इसे नाम दे देता हूँ बी। जो हमारा विद्युत द्विध्रुव वो कितना है, ए बी है। अब इसे नाम दे देता हूँ मैं एम, क्या नाम दे देता हूँ, एम नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही कि जो आपका एपी है, जो आपका एपी है वो किसके बराबर है, आपका एमपी के बराबर है। किसके बराबर है, जो आपका एपी है वो किसके बराबर है, हमारा एमपी के बराबर है। देखो इसी प्रकार का कुछ था, हमने यहाँ से क्या डाले, लंब डाले, जैसे कि ये डाले तो ये वाला किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब उसी प्रकार से हमने इस भुजा का भी यहाँ पे लंब डाले तो इतना जो भाग है वो किसके बराबर हो गया, इतने भाग के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या लिख लिए, एपी बराबर एमपी। अब देखना, ये जो एमपी को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, इस एमपी को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहला भाग एमओ धन ओपी, एमओ धन ओपी, तो देखना उसी प्रकार से करेंगे तो एपी बराबर कितना हो जाएगा, एमओ धन ओपी हो जाएगा। यदि मैं एमओ धन ओपी को जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा पूरा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम मान पुट करेंगे। देखो एपी का मान कितना है, R1 इज इक्वल टू एमओ का मान कितना है अभी हमें नहीं मालूम, तो इसे जैसे वैसे लिख देते हैं, धन ओपी का मान कितना है, ओ से लेके पी तक R, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा R। अब हमारा बस फोकस है कि एमओ का मान निकालना, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो यदि यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण कितना बनेगा, आपका थीटा ही बनेगा। यहाँ पर यदि एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। अब देखना यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। और एक प्रकार से ये क्या हो गया, आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, जो आपका ए एम ओ हो गया। जो आपका त्रिभुज ए एम ओ है वो कैसा त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज है। और याद रखना हम समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 टर्म में से हम कुछ भी लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। हाँ तो देखना कॉस थीटा बराबर कितना होता है आपका, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है। अब देखो कर्ण क्या होगा, देखना हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमारी ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, उसके सामने की भुजा कितनी है, ए ओ है। कितनी है, ए ओ है। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ए ओ, कर्ण का मान कितना आ जाएगा, ए ओ। उसके बाद आधार, देखो आधार कितना है, एन ओ है। अब हम इसे भी तो आधार बोल सकते थे ना, इसे क्यों कहे, क्योंकि देखो 90 के आगे का एंगल हमेशा क्या होता है, आपका कर्ण होता है। और हमेशा याद रखना इस एंगल जो आपका थीटा एंगल रहता है उसके सामने की भुजा हमेशा रहती है लंब। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, आधार। तो हमारा आधार क्या है, एम ओ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, मुझे एमओ का मान निकालना है तो मैं इस ए को इधर भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ए ओ कॉस थीटा इज इक्वल टू एमओ हो जाएगा। ए ओ कॉस थीटा इज इक्वल टू एमओ। अब देखो जो आपका ए ओ है, क्या है आपका ए ओ है, क्या उसका मान हमें मालूम है, बिल्कुल वो कितना है आपका ए है।
टोटल 2a था, केंद्र था, तो ये a हो गया और ये कितना हो गया, a हो गया। तो a का मान कितना है, a, तो ये हो गया आपका a cos थीटा इज इक्वल टू mo। कितना हो गया, a cos थीटा इज इक्वल टू mo, मतलब कि जो mo का मान आ गया वो कितना आ गया हमारा a cos थीटा। तो फाइनली हमारे r1 की वैल्यू आ गई a cos थीटा प्लस r। और इसके लिए हमने निकालने के लिए क्या किए, सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ पे लंब डाले, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, मतलब AP बराबर MP। अब जो MP को हम दो भागों में तोड़ सकते थे, MO धन OP। OP का मान हमें दिया था R, AP का मान भी था R1, MO का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या लगाया, cos थीटा लगाया। cos थीटा आधा बटे कर्ण, वहां से मान निकल गया a cos थीटा, जिसे यहाँ पर हमने पुट कर दिए। तो जो R1 का मान निकला है वो क्या निकला है हमारा, a cos थीटा प्लस R। अब हम क्या करेंगे, हम R2 का मान निकालेंगे, सॉरी हाँ R2 का मान निकालेंगे। अब हम इसको मैं बाजू में लिख लेता हूँ, R1 इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस R। अब देखना यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति है, यदि आपका कुछ ऐसा हो और कुछ ऐसा हो, और यदि यहाँ पर एंगल बहुत छोटा हो, एंगल छोटा होना चाहिए, यदि बड़ा है तो काम नहीं होगा। तो यदि आप क्या करें, इस भुजा से यहाँ पर क्या डाले, लंब डाले, क्या डाले, इस भुजा से यदि यहाँ पर आप लंब डाले, तो ये इतनी भुजा, केवल इतनी भुजा, पूरी नहीं, केवल इतनी भुजा इसके बराबर होगी, मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा के। तो उसी प्रकार से देखो हम क्या करते हैं, हम ये वाली इसी प्रकार की आकृति बन रही है, देखो ये आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, और ये देखो छोटी सी भुजा है ये वाली। अब यदि मैं यहां से क्या करूं, इस भुजा पर लंब डालू, यहां से मैं इस भुजा पर क्या डालू, लंब डालू, तो जो इतनी जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, इतनी भुजा के बराबर हो जाएगी। और इसे मैं नाम दे देता हूं आपका कैपिटल N। क्या नाम दे देता हूं, कैपिटल N नाम दे देता हूं। तो देखो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो आपका NP है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका BP के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, NP बराबर BP। क्या हो जाएगा आपका, NP बराबर BP। हमने कुछ नहीं किए, ये जो ये वाली भुजा थी, इससे इस बिंदु से इस भुजा पर क्या डाले, लंब डाले। अब यदि हमने क्या करे, लंब डाले हैं, तो ये वाली जो भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो मैंने क्या लिख दिया, NP बराबर BP। अब देखना जो आपका NP है, ये जो आपका NP है, इसे हम लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, यदि मैं इस OP में से इस ON को माइनस कर दूं, यदि मैं इस OP में से ON को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, NP मिल जाएगा। OP माइनस NO बराबर BP। अब देखना क्या मुझे OP का मान मालूम है, OP का मान बिल्कुल कितना है हमारा, R है। OP का मान कितना है हमारा, R है, माइनस NO, क्या मुझे NO का मान मालूम है, नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू BP का मान मालूम है, बिल्कुल कितना है आपका, R2 है। अब मेरा पूरा फोकस रहेगा इस NO का मान निकालने में, कि मैं NO का मान किस प्रकार से निकाल सकता हूँ। अब मुझे किसका मान निकालना है, NO का मान निकालना है, मतलब इस NO का मान निकालना है। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस त्रिभुज में ध्यान देना पड़ेगा, भी इस ONB त्रिभुज में ध्यान देना पड़ेगा, त्रिभुज ONB में। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है इस एंगल। अब बताओ इस एंगल के सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी, कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो NB क्या हो जाएगी, लंब। और ये जो आपका NO है वो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा लेते हैं, cos थीटा लगा लेते हैं। तो cos थीटा बराबर कितना होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। अब हमारा आधार कितना है, ON है, आधार कितना है हमारा, ON या NO डिवाइड बाय कर्ण, कर्ण कितना है हमारा, OB है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। बेसिकली मुझे ON का मान निकालना है, तो मैं OB को इधर भेज दूंगा, तो OB cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ON। अब देखो क्या OB का मान हमें मालूम है, OB कितना है हमारा, A है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A। तो ON का मान कितना निकल गया, A cos थीटा। अब मैं इस मान को कहाँ रख दूंगा, इस NO के स्थान पे रख दूंगा, NO का हो या ON का हो, बात वही है। तो R माइनस कितना हो जाएगा आपका, A cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, R2। तो हमारा जो R2 का मान निकल गया वो कितना निकल गया हमारा, R माइनस A cos थीटा। जबकि जो हमारा R1 का मान था वो कितना निकला था, A cos थीटा धन R निकला था। अब क्या करेंगे, जो हमने V1 और V2 का मान निकाले थे उसमें इस R1 और R2 की वैल्यू को रख देंगे। तो देखो जो V1 का मान था वो कितना था हमारा, K
Q डिवाइड बाय R1 था। अब मैं इस R1 के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा A cos थीटा प्लस R हो जाएगा। फिर V2 बराबर कितना था, K माइनस Q डिवाइड बाय आपका था R2, तो मैं R2 के स्थान पे ये वाला मान रख दूंगा R माइनस A cos थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, V2 को ऐसे लिख सकते हैं माइनस KQ डिवाइड बाय R माइनस A cos थीटा। अब मुझे क्या करना है, ये तो प्लस क्यू आर स्क्वायर इस बिंदु P पर विभव निकला, ये माइनस क्यू आर स्क्वायर इस बिंदु P पर विभव निकला, लेकिन मुझे क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर P पर विभव देखना है। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर जो विभव है और माइनस क्यू आर स्क्वायर जो विभव है, उन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। तो यदि मुझे परिणामी विभव ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 करना पड़ेगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। देखो जो आपका V1 का मान है वो कितना है, KQ डिवाइड बाय A cos थीटा प्लस R को मैं क्या लिख लेता हूँ, R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। फिर आ जाएगा धन, क्योंकि जोड़ना है। इसका मान कितना V2 का, माइनस KQ डिवाइड बाय R माइनस A cos थीटा। बस हमें क्या करना है, इसे अब सॉल्व करना है। हाँ, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, तो r प्लस ए कॉस थीटा और r माइनस ए कॉस थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, r प्लस ए कॉस थीटा इंटू r माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, माइनस प्लस कितना होता है, आपका माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सामने माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू नीचे हो जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा इंटू r माइनस ए कॉस थीटा। हो गया इन दोनों का इतना एलसीएम। अब देखो r प्लस ए कॉस थीटा से r प्लस ए कॉस थीटा के कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा, r माइनस ए कॉस थीटा का इंटू कर दो KQ में, तो कितना हो जाएगा KQ इंटू r माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा KQ इंटू r माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसका भाग मैंने इसमें लगाया तो इससे हो गया, ये कैंसिल, बचा आपका r माइनस ए कॉस थीटा, r माइनस ए कॉस थीटा का इंटू कर दिया मैंने KQ से, तो आ गया KQ इंटू r माइनस ए कॉस थीटा। फिर लगाऊंगा माइनस, उसके बाद देखो क्या आएगा, इस r माइनस ए कॉस थीटा का भाग इसमें लगाओ तो क्या बचेगा, r प्लस ए कॉस थीटा, r प्लस ए कॉस थीटा का गुणा कर दो KQ में, तो कितना हो जाएगा आपका KQ इंटू r प्लस ए कॉस थीटा, r प्लस ए कॉस थीटा। अब देखना क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर भी KQ है, यहाँ पर भी KQ है, दोनों से मैं क्या ले लेता हूँ, KQ कॉमन ले लेता हूँ, तो KQ आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बच जाएगा आपका r माइनस ए कॉस थीटा, और क्या बच जाएगा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा डिवाइड बाय, देखो r प्लस ए कॉस थीटा, r माइनस ए कॉस थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, r का स्क्वायर आ जाएगा आपका a का स्क्वायर, माइनस किस का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका a cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k q, देखो अब हम इस माइनस का इंटू अंदर कराते हैं, तो r माइनस ए cos थीटा माइनस r माइनस ए cos थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका नीचे आर स्क्वायर माइनस, देखो ए कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखना ये प्लस के आर से माइनस का आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस 2a कॉस थीटा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k q, अंदर कितना बच जाएगा माइनस 2a कॉस थीटा, नीचे बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस के क्यू को अंदर लाते हैं। तो के क्यू को जैसे हम अंदर लाएंगे तो क्या बनेगी परिस्थिति, देखना v बराबर k को बाहर रख देता हूँ, अंदर ला लेता हूँ q को, तो q इंटू माइनस 2a कॉस थीटा डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखना हम क्या कर लेते हैं, जो माइनस है इसे भी क्या ले लेंगे बाहर, तो जो माइनस है वो आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब देखना जो आपका क्या है q इंटू 2a कॉस थीटा है, इसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a इंटू कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2a इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक बात गौर करना, जो आपका p होता है वो किसके बराबर होता है, q इंटू 2a, जहां पर p क्या होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, और देखो यहाँ q इंटू
2a, तो मैं इस q इंटू 2a के स्थान में द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात p लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा आपका v बराबर माइनस k, अंदर क्या आ जाएगा q इंटू 2a के स्थान पे p, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर एक बात गौर करना, हम क्या करते हैं, ये जो माइनस के पी से यहाँ पे ला देते, तो कितना हो जाएगा माइनस के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना, जो हमने बिंदु P माने थे, जो बिंदु P माने थे हमने, ये आपका द्विध्रुव था, बिंदु P कहाँ था, यहाँ था, इस प्रकार से हमने माने थे कुछ आपका, ये बिंदु P था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r थी। अब मान लो मैं बिंदु P को यहाँ मानता, तो देखो r का मान कितना बढ़ जाता, इतना बढ़ जाता, उसकी तुलना में जो a रहता वो तो क्या हो जाता, नगण्य के बराबर हो जाता। तो हम लिख सकते हैं यदि r का मान बहुत ही अधिक हो, यदि r का मान बहुत ही अधिक हो a से, मतलब r बहुत अधिक ऊंचाई पर हो, मतलब बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर हो, तो r का मान अधिक हो जाएगा, तो उस r की अपेक्षा a क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो हम a को क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। तो मैं इस एक के स्थान पे क्या रख दूंगा, शून्य। तो हो जाएगा माइनस के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एक के स्थान पे क्या रखना है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, और जीरो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो, और आर स्क्वायर माइनस जीरो कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके विभव का मान किसी भी सामान्य बिंदु पर। विभव का मान कितना हो जाएगा, माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात गौर करना, इसका मान कुछ बुक्स में आपको प्लस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी मिल सकता है। अब वो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या किया, जो आपका प्लस क्यू है उसे हमने यहाँ माने हैं, और जो माइनस क्यू हमने यहाँ माने हैं। अब यदि ये वाला बिंदु P यहाँ पर होगा, कहां पर होगा, यहाँ पर होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, लेकिन हमारा बिंदु क्या है, माइनस की ओर है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जैसे कि हमने जब द्विध्रुव के अक्ष पे देखे थे तो ऐसे दो आंसर आ रहे थे, एक माइनस का केपी आ रहा था, एक प्लस का केपी आ रहा था। क्यों, क्योंकि हमने जो आपका बिंदु था ना वो माइनस, यदि हम बिंदु यहाँ पे ले लेते, मतलब माइनस की ओर ले लेते, तो माइनस का प्रभाव क्या था, ज्यादा था, इसलिए आंसर माइनस में आ रहा था। लेकिन यदि हम बिंदु P को यहाँ लेते हैं अक्ष की परिस्थिति में, तो प्लस की ओर इसके ज्यादा पास है, तो जो विभव आएगा ना वो प्लस में आता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, अब ये बिंदु माइनस के पास है, तो जो आपका विभव निकलेगा ना वो माइनस में आएगा। यदि बिंदु P इस प्लस के पास में रहता, तो जो आपका आंसर आता वो भी किस में आता, प्लस में आता। हालांकि दोनों ही सही है, चाहे आप ये वाली परिस्थिति मान के करो, ये वाली परिस्थिति मान के करो, ये वाली परिस्थिति। हाँ, तो देखो ये हो गया आपके किसी भी सामान्य बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव, माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यदि माइनस क्यू के पास आपका बिंदु P हो। हाँ, अब देखना यहाँ से ये जो हमारा निकला है, ये वाला जो फॉर्मूला निकला है, इस फॉर्मूले से हम अक्ष पे भी निकालेंगे और अभी हम निरक्ष पे भी निकालेंगे। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखना। अक्ष की परिस्थिति कैसी होती है, ये हो गया आपका द्विध्रुव, और अक्ष होता है आपका, ये होता है अक्ष। अब अक्ष जो हमारा थीटा था वो कुछ ऐसा था हमारा थीटा, ये था आपका बिंदु P। अब बताओ अक्ष पर जो आपका बिंदु P होता है वो कहां पर होता है, यहां पर होता है, बिंदु P यहां पर होता है। तो बताओ ये वाला बिंदु P अभी यहाँ पे, लेकिन इसे हमने क्या लेना है, यहाँ लाना है, मतलब कि ये जो आपका एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका, 0 डिग्री का। कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का। यदि ये एंगल 0 डिग्री का होगा तभी तो ये वाला बिंदु P यहाँ पाएगा। यदि बताओ ये एंगल मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री का होता, तो आपका जो P रहता वो कहां पर रहता, यहाँ पर रहता P, क्योंकि देखो कितना बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है। लेकिन अब हमें बिंदु P को अक्ष पे लाना है, तो मुझे इसे कितना डिग्री पे रखना होगा, 0 डिग्री पे, क्योंकि देखो यदि एक रेखा इसी है, दूसरी रेखा इसी के ऊपर है, तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री का। तो ये हो गया अक्ष, इस अक्ष पे यदि बिंदु P है तो एंगल कितना होगा हमारा, 0 डिग्री। हाँ, तो अब देखो क्या करो, हमारा जो थीटा है वो कितना है हमारा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर अब हम 0 डिग्री रखते हैं, देखना क्या आता है, माइनस के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। आगे अब देखना कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस के पी इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, अक्ष पे होता है।
तो हम इस फॉर्मूले से अक्ष पे भी निकाल सकते हैं, बस ये अक्ष पे बिंदु P है, मतलब कि थीटा कितना है आपका 0 डिग्री। अब बताओ निरक्ष की परिस्थिति कैसी होती है, जो कि द्विध्रुव के मध्य से होकर गुजरती है। अब बताओ निरक्ष पे जो आपका एंगल रहता है वो कितना रहता है आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 90 डिग्री। तो बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है cos 90 की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, और 0 इंटू KP/r² कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा सामान्य बिंदु वाला निकला है यही आपका मेन है। फिर इसी से हमने अक्ष पे भी निकाले हैं और निरक्ष पे भी निकाले हैं। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, किसी भी सामान्य बिंदु पर द्विध्रुव कारण विभव।